हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे फिर से नए सेशन में। आज हम लोग इस बायोलॉजी के सेशन में श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, देखिएगा आपको श्वसन तंत्र कितने आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमारे श्वसन क्या होती है, श्वसन तंत्र कैसा कार्य करता है, श्वसन तंत्र में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और कैसे उसका कार्य होता है। यहाँ से जितने भी जो फैक्ट हैं, जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारा हम आज डील करेंगे। आप मेरे साथ साथ कोशिश करिए कि आप इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि जो भी मैं यहाँ पे बताऊँ वो आप फिर से रिवीजन बाद में कर सकें। तो देखिए, श्वसन जो होती है वो दो चीज़ होती है। एक श्वसन चीज़ होती है, एक श्वासोच्छ्वास, जो हमने लिख रखा है यहाँ पे श्वासोच्छ्वास। तो लोग श्वसन जैसे ही बात होती है श्वसन की, लोग सोचते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना ही श्वसन कहलाता है। तो ये बिल्कुल आपके दिमाग में एक भ्रम है, इसको आप हटा दीजिए अभी से। ये मत सोचिए कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना ही हमारा श्वसन कहलाता है। श्वसन एक अलग प्रक्रिया है और श्वासोच्छ्वास जो है, ब्रीदिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, वो अलग प्रोसेस है। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर अगर क्लास 10 की बात करें तो क्लास 10 में बहुत बार हमने अभी जो गाइड जो जारी किया है झारखंड बोर्ड जैक ने, वो आप देख सकते हैं। उसमें एक सबसे पहला प्रश्न श्वसन तंत्र से यही पूछा गया कि श्वासोच्छ्वास क्या होती है। या तो इसको प्रश्न इस तरह से भी पूछा जाता है कि श्वास लेना और छोड़ना जो है इस विधि को क्या कहा जाता है। तो आपको बोलना है श्वासोच्छ्वास या तो फिर ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है वो ब्रीदिंग कहलाता है। श्वसन अब किसे कहेंगे? श्वसन कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, यानी कि ग्लूकोज जो होते हैं हमारे, जो हमने फाइनली डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में हमने देखा था कि जो हमारे पाचन तंत्र का अंतिम जो प्रोसेस है हमारे क्षुद्रांत में, या स्मॉल इंटेस्टाइन बोले या छोटी आंत, वहाँ पे अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जिसे विली के नाम से जाना जाता है। ऐसे विली, या इसे दीर्घरोम कहते हैं। तो वहाँ पे हमने फाइनली देखा कि ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है और इसे रक्त वाहिकाओं के मदद से रक्त में प्रवाह करा दिया जाता है ताकि वो ब्लड क्या करे, उसे हमारे जो ग्लूकोज है उसे कोशिकाओं तक पहुँचा दे। कोशिकाओं में होता क्या है, जब कोशिकाओं में हमारा ग्लूकोज पहुँचता है C6H12O6, तो ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से टूटता है एटीपी में, और इसे ही हम लोग कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन को अगर देखा जाए तो दो तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं, दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। एक वायवीय श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में होता क्या है, अगर ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज एटीपी में टूटता है तो उसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, और अगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये क्रिया हो जाती है, एटीपी में बदल जाता है, तो उसे अवायवीय श्वसन करते हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक है। हम लोग किसी और दिन बात करेंगे कि कोशिकीय श्वसन क्या होती है, वायवीय श्वसन क्या होती है, अवायवीय श्वसन क्या होती है। आज हम लोग मुख्यतः देखेंगे कि श्वसन तंत्र हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं, और बहुत सारे तंत्र जब मिलते, बहुत सारे यंग, बहुत सारे पार्ट, बहुत सारे ऑर्गेन जब एक साथ मिलते हैं और इन्वॉल्व होके एक क्रिया पे लग जाते हैं तो उसे हम लोग तंत्र कहते हैं। जैसे हमने पाचन तंत्र में देखा था, यहाँ हम लोग बात करेंगे श्वसन तंत्र की। तो श्वसन तंत्र में ये हमने लिख रखा है, इतने जो पार्ट्स हैं, इतने जो हमारे श्वसन जो तंत्र की जो हमारे ये ऑर्गेन्स हैं, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं श्वसन तंत्र को कंप्लीट करने में। और श्वसन तंत्र जो हमारा नासा द्वार हम देख सकते हैं, नाक की छिद्र जो देख सकते हैं, इसे नासा द्वार कहा जाता है, और एक होता है मुख द्वार। हम दोनों जगह से ब्रीदिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा श्वास नली और जो हमारा फूड पाइप है, ये दोनों फेरिंक्स में जाके मिले होते हैं, ग्रसनी में जाके मिले होते हैं, इसलिए हम दोनों जगह से श्वास को ले सकते हैं। तो पहला जो हमारा श्वसन तंत्र की क्रिया शुरू होती है वो हमारी शुरू होती है नासा द्वार से, और नासा द्वार का मुख्यतः कार्य होता है, यह एक द्वार प्रोवाइड कराता है ताकि वहाँ से हम सांस को ले सकें। दूसरी जो बात होती है ग्रसनी की, तो ग्रसनी का हम पहले बता चुके हैं
कि फूड पाइप और हमारे जो एयर पाइप है दोनों का बोथ कॉमन पाथ है, दोनों का कॉमन पाथ है, इसीलिए इसे फेरिंक्स ग्रसनी कहा जाता है। यहाँ पे आप देखें, अगर हम श्वसन तंत्र बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से होती है। उसके बाद यहाँ से हमारा कंठ होता है, यहाँ वोकल कॉर्ड होता है ऐसे करके, उसके बाद यहाँ से हमारा कार्टेज ट्रेकिया इस प्रकार से। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ड्रॉ करते जाते हैं। तो ये हमारा नासा द्वार हो गया, नासा द्वार। नासा द्वार को नसल कैविटी या माउथ, मुंह से भी हम श्वास ले सकते हैं। माउथ कैविटी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि माउथ कैविटी कहा जाता है, और नाक के द्वार को नसल कैविटी कहा जाता है। ये हमारा नासा द्वार हो गया जहाँ से हम सांस लेते हैं। यहाँ एक कॉमन पाथ होता है जहाँ से ऐसे फूड पाइप हमारा मुंह, माउथ कैविटी जुड़ा होता है, मुख गुहा, मुख गुहा। और ये कॉमन पाथ आप देख रहे हैं, जहाँ से कॉमन पाथ दोनों का है और दोनों फूड पाइप और एयर पाइप अलग होते हैं, वो हमारा जो पार्ट्स है, ये कॉमन पाथ, ये हमारा कहलाता है ग्रसनी। ये हमारा ग्रसनी या फेरिंग्स, ये हमारा हो गया ग्रसनी। तीसरा जो आता है हमारे कंठ की बारी आती है, लैरिंग्स की, यानी कि स्वर, इसे हम लोग वाक तंत्र कहते हैं। यहाँ पे वाक तंत्र बोल सकते हैं, या तो कंठ इसे हम लोग बोल सकते हैं, या लैरिंग्स बोल सकते हैं, कंठ। ठीक है, कंठ यानी कि लैरिंग्स हमारे हो गए। तो लैरिंग्स वोकल कॉर्ड वहाँ पे होते हैं और वहाँ से ध्वनि उत्पन्न होता है। हम जानते हैं ध्वनि चैप्टर में क्लास 9 में आपने पढ़ रखा होगा कि जो ध्वनि है वो वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है, कंपन के द्वारा ध्वनि को उत्पन्न किया जा सकता है। और ये हमारे कंठ में होते हैं वोकल कॉर्ड, जिसमें कंपन उत्पन्न होते हैं और हम बोल सकते हैं या हम ध्वनि को उत्पन्न करा सकते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है हमारे लैरिंग्स में, लैरिंग्स। ये हमारा फेरिंग्स कहलाता है, फेरिंग्स। आप हिंदी इंग्लिश दोनों को याद रखें। कभी कभी बायोलॉजी में होता है क्या है, जो टर्म हिंदी में होना चाहिए उसे इंग्लिश में पूछ लिया जाता है, या हिंदी को हिंदी में भी ग्रसनी कहीं पे दिया रहेगा और कहीं पे हिंदी में भी फेरिंग्स लिख दिया जाता है। तो आपको दोनों बायोलॉजी में दोनों टर्म याद रखने की ज़रूरत है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ में लेके चलें। जो झारखंड बोर्ड के हैं या तो जो स्टेट बोर्ड से बिलोंग करते हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, और जो CBSE या ICSE बोर्ड के हैं वो भी इस वीडियो को देख के आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद बात आती है श्वास नली की। तो ये हमारी श्वास नली शुरू होती है, ये श्वास नली है, और यहाँ पे इसे ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है, ट्रेकिया के नाम से जाना जाता है। और यह एक वलयाकार रिंग होता है और ये उपास्थि की बनी होती है। जैसे हम लोग मोटर में देखते हैं सेक्शन लगा होता है जिस प्रकार से, उसी तरह सी आकार का कार्टिलेज होता है, उपास्थि ये होते हैं। ताकि यहाँ इसलिए होता है क्योंकि हम अगर सांस लें तो ऐसा ना हो कि हमारा सांस जो एयर पाइप है वो अपने आप में चिपक जाए। तो इसे चिपकने से बचाने के लिए यहाँ पे ट्रेकिया यानी कि उपास्थीय रिंग आकार का, सी आकार का कार्टिलेज होता है यहाँ पे उपास्थि, जो क्या हो, एक दूसरे से चिपक ना जाए श्वास को जोर से लेने में और छोड़ने में। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेकिया ये वलयाकार उपास्थि, इसे वलयाकार उपास्थि कहते हैं, कार उपास्थि। और उपास्थि हम लोग जानते हैं कि अस्थि, जो नरम अस्थि होते हैं, अस्थि में होता है हड्डी, बोन्स, बोन्स अगर नरम हो जाए, बोन्स और मसल्स की जो दोनों की बीच की जो भाग होती है वो होती है उपास्थि। यानी कि ना ये बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा ये हार्ड होता है। जैसे कि हम नाक को देख रहे हैं कि नाक को खड़ा रखने में उपास्थि हमारा कार्य करता है। यहाँ पे आप देखते हैं इसे मुड़ने पे मुड़ जाता है लेकिन फिर छोड़ने पे अपने जगह पे आ जाता है। हमारे कान की हड्डी जो है ये उपास्थि की बनी हुई है। तो इसी प्रकार नरम हड्डी की बना हुआ होता है जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं या वलयाकार उपास्थि उसे कहा जाता है। उसके बाद ये जब बंट जाता है दो भाग में तो ये हो जाता है श्वसनी। श्वास नली दो भाग में बंट जाता है तो ये हो जाता है श्वसनी, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाई। ये श्वसनी हो गया। फिर जब छोटी छोटी ये भाग में बंटती है तो ये श्वसनिका हो गई। बहुत सारे ऐसे ऐसे भाग में बटे होते हैं, ये श्वसनिका हो गया इस तरह के। और यहाँ पे हमारा लंग्स होता है इस तरह करके, ये हमारा फुफ्फुस हो गया या फेफड़ा। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे
होते हैं जिसे हम एलोवली कहते हैं या कुपिकाएँ कहते हैं, यानी कि यही हमारा इस बलून तरह का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि गुब्बारे नुमा संरचनाएं, बहुत सारे लाखों लाख करोड़ों करोड़ होते हैं और यही होती है हमारे जो कि एयर को यहाँ से पकड़ के रखता है या तो एयर को एक्सचेंज आदान प्रदान करता है। मूल्यतः जो हमारे श्वसन तंत्र का कार्य है वही कार्य है कि जो हमारे एयर हम सांस को लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो ये कुपिकाएँ का काम है, इसे कुपिका कहा जाता है, कुपिका या तो एलोवली, एलोवली। आप इसे, ये जो हमारा कुपिका हो गया या एलोवली हो गया, इसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स कहा जाता है, यानी कि मूलभूत इकाई, क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई किसकी? फुफ्फुस की। हमारे श्वसन तंत्र की अगर बोले कि मूलभूत इकाई क्या है या तो संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या है, तो ये आपको बोलना है कि कुपिकाएँ हमारी जो है वो हमारी मूलभूत इकाई है जो क्या करता है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान और CO2 का आदान प्रदान करता है। यहाँ पे रक्त वाहिकाएँ होती है। कुपिकाएँ के बाद देखो हमने लिख रखा है कि रक्त वाहिकाएँ होती है। कुपिकाओं में बहुत सारे रक्त वाहिकाएँ अटैच होते हैं और रक्त वाहिकाओं का काम क्या है कि कुपिकाएँ जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है उसे ब्लड में मिला देना, यानी कि हमारे रक्त को दे देना, और ये रक्त फिर ले जाके ये रक्त हमारे कोशिकाओं को देता है ऑक्सीजन। ये जो रक्त ऑक्सीजन को लेके जाता है, और हम जानते हैं ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन नाम का जो प्रोटीन हमारे खून में मौजूद होते हैं, वही हमारे ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है कोशिकाओं तक। फिर कोशिकाओं में जाके होती है कोशिकीय श्वसन। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। फिर हमारी कोशिका में जब वायवीय कोशिकीय श्वसन हो जाती है तो वहाँ पे ATP + CO2 + H2O बनता है। तो वो CO2 को फिर पुनः लेके कौन आता है? हमारी कुपिकाओं तक या हमारे फुफ्फुस तक। तो वो आपको याद रखना है कि ये जो हमारे यहाँ पे कोशिकीय श्वसन होते हैं, और कोशिकीय श्वसन ऐसा श्वसन होता है जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के मदद से टूटता है और ATP बदलता है, ATP में परिवर्तित हो जाता है। ATP से आपको याद रखना है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा ऊर्जा मुद्रा होता है, ऊर्जा मुद्रा। इसे हम लोग एनर्जी करेंसी के रूप से जानते हैं, और हम जब भी कोई कार्य करते हैं, हम अभी बोल रहे हैं तो हमारी ऊर्जा खपत हो रही है, और ऊर्जा के रूप में ये ATP हम गंवा रहे हैं। ये ATP ADP में हो जाता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो ये किसी दिन हम और अलग मुद्दा है, अलग टॉपिक में कवर करेंगे कि कोशिकीय श्वसन क्या होती है, वायवीय श्वसन क्या होती है, अवायवीय श्वसन क्या होती है। अभी आपको याद रखना है श्वसन तंत्र कौन सी क्रिया है? श्वसन तंत्र वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ग्लूकोज बदलता है ATP में, ऊर्जा मुद्रा में परिवर्तित होते हैं। अब यहाँ पे जब जानते हैं कि ATP में बदल गया तो ATP के साथ में बनता है CO2 और H2O। तो ये CO2 को पुनः कोशिकाओं से हमारे कुपिकाओं तक लेकर आना ये रक्त का ही काम है। और CO2 हम जानते हैं कि ये हमारे वाटर सोल्यूबल गैस हैं, और हमारी रक्त में जो जल होते हैं उसमें घुल जाता है, घुलनशील होता है, और वो घुल के पुनः हमारी कुपिकाओं तक आ जाता है। ये कुपिकाएँ फिर उसे ग्रहण करती है और हमारे फिर इसी प्रोसेस के थ्रू से नासा द्वार से हम इसे आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अगला जो पॉइंट है यहाँ से पूछा जाता है कि आप कैसे डिसाइड करते हैं, आप कैसे बता सकते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, जबकि हम लोग वायु में से सभी गैसों का मिश्रण होता है, वायु सभी गैसों का मिश्रण है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं? तो यहाँ हम मिटा के आपको बताना चाहेंगे कि ये हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं या कैसे बताते हैं कि हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि मुख्यतः नाइट्रोजन होता है, हमारे जो वायु होते हैं, गैस होते हैं, उसमें दूसरा ऑक्सीजन होता है, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी जो होते हैं बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए हम लोग उसको नेग्लिजिबल लेते हैं, नगण्य लेते हैं। नाइट्रोजन जो होता है ये 78% होता है, दूसरा ये जो होता है 21% का होता है, और ये 0.03% का होता है। तो ये सभी गैसों का मिश्रण हम लोग अंदर लेते हैं। ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन को सिर्फ हम लोग अंदर लेते हैं, हम लोग सभी गैसों को अंदर लेते हैं। श्वासोच्छ्वास के
मतलब ये जो प्रोसेस है श्वास ब्रीदिंग प्रोसेस में हम लोग सभी गैसों को अंदर ले लेते हैं नासा द्वार के मदद से, लेकिन हमारा जो लंग्स में ये कुपिकाएं होती है, एलोबली जो होती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करती है। बाकी जितने भी परसेंट हैं 78%, 21%, 0.03%, ये एज इट इज़ वापस निकल जाता है। यानी कि जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस को लेते हैं, तो ये सभी गैस अंदर जाते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो सिर्फ परिवर्तन होता है हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसी तरह से हम बता सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो ये एज इट इज 78% ही वापस निकलता है। दूसरा, अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में 4% की कमी आती है, और 4% अगर इसमें घटा दें तो ये हो जाएगा 17%। 17% वापस निकल के आता है। तो इससे हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन हमने ग्रहण कर लिया। हमारे जो श्वास तंत्र है, श्वसन तंत्र है, वो क्या एक्सेप्ट किया? ऑक्सीजन को एक्सेप्ट किया। तो फिर यहाँ पे जब कोशिकीय शोषण होगी, ग्लूकोज जो एटीपी में टूटेगा, तो यहाँ से फिर CO2 बनता है, और ये इसमें 4% की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि इसकी प्रतिशतता हो जाती है 4%। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4% का ह्रास हुआ और यहाँ पे 4% की वृद्धि हो गई। तो ये ऑक्सीजन जो था कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसी तरह हम बता सकते हैं कि जो हम श्वास लेते हैं, श्वसन तंत्र में हमारे जो श्वसन तंत्र हैं, वो हमारे एल्वेओली जो है, ब्लड जो हमारी कोशिका जो है, वो सिर्फ ऑक्सीजन को लेती है, ऑक्सीजन को ग्रहण करती है, और इसी तंत्र को हम लोग श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी कि श्वसन तंत्र क्या है? यह एक क्रिया है जिसमें क्या होता है, हमारे ग्लूकोज जो होते हैं वो एटीपी में परिवर्तित होता है। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा करते हुए हम लोग अगला जो वीडियो होगा उसमें कवर करेंगे कि हमारे जो श्वसन होती है वो कितने प्रकार की होती है और कहाँ कहाँ कौन सी क्रियाएं होती है, ग्लूकोज कैसे पाइरूवेट में चेंज होता है, पाइरूवेट फिर कैसे एटीपी में चेंज होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।